अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त इंतहाई सूरत हाल गंभीर किस्म की चल रही है, जहाँ पे एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग का माहौल है, और दूसरी तरफ अचानक से जो इसराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया है। दुनिया जो है वो इस तरह लग रहा है कि एक तीसरी आलमी जंग जो है उसकी सूरत हाल पैदा होती जा रही है। लेकिन इसमें जो एक सबसे ज़्यादा बुरी खबर आई है वो आप भी जानते हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खamenei को किस तरीके से शहीद किया गया है। इतना आसान आखिर अमेरिका और इसराइल के लिए कैसे था? क्या ईरान के रडार सिस्टम काम नहीं कर रहे थे? इतने करोड़ों अरबों डॉलर के जो डिफेंस सिस्टम थे, ईरान के बवार 373 जो एयर डिफेंस सिस्टम था, वो भी क्या काम नहीं कर रहा था कि इतनी आसानी से जो है वो अमेरिका या इसराइल की तरफ से जो है वो टारगेट किया गया, वो भी ईरानी सुप्रीम लीडर को। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है वो इस हवाले से मैं आपको आज के इस व्लॉग में बताने के लिए जा रहा हूँ कि ईरानी मीडिया ने भी ये दावा किया है कि जो मिसाइल हैं, प्रिसेशन मिसाइल्स, उनका इस्तेमाल किया गया। ये मिसाइल इस्तेमाल करना भी इतना आसान नहीं है, और इसकी जो कीमत बताई जा रही है, इस हमले की कितनी लागत लगी होगी, वो भी $10 मिलियन बताई जा रही है, जो कि तकरीबन पाकिस्तान में भी 3 अरब रुपए के करीब की ये कीमत बनती है। तो ये प्रिसेशन मिसाइल्स है क्या? ये इस हद तक के ट्रेंड मिसाइल्स होते हैं जो कि अपना हदफ को खुद निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। ये जो मिसाइल्स हैं, जब टारगेट इनके ऊपर एडजस्ट किया जाता है और इनको लॉन्च किया जाता है, उसके बाद अगर टारगेट मूव भी होता है तो फिर भी ये अपना रास्ता खुद तब्दील कर लेते हैं और अपने टारगेट को बआसानी निशाना बनाते हैं। लेकिन इस सब सूरत हाल में भी ये भी ज़रूरी होता है कि क्या ईरानी डिफेंस सिस्टम को ये बिल्कुल भी पता नहीं चला कि इतने जो मिसाइल्स हैं वो टारगेट बनाने के लिए आ रही हैं? तो उससे पहले जो माहिरीन है, जंगी माहिरीन, उनका ये कहना है कि ड्रोन सिस्टम के साथ साथ जो है वो मॉडर्न वारफेयर सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है। मॉडर्न वारफेयर सिस्टम वो होता है जिसमें जो एक मुल्क है वो दूसरे मुल्क के जो रडार सिस्टम्स हैं उनको साइबर अटैक्स के ज़रिए जाम कर देता है। जब साइबर अटैक किया जाता है, साइबर अटैक वो होता है जब कंप्यूटराइज्ड हैक कर लिया जाता है उनका जो रडार सिस्टम है, जिसके बाद उसकी सलाहियत ख़त्म हो जाती है कि वो किसी भी आने वाले मिसाइल को ट्रेस कर सके कि वो कहाँ पे आ रहा है। इसके अलावा जो है वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी थी CIA को, और जो ह्यूमन रिपोर्ट्स थी वो भी सोर्सेज उनके इतने ज़्यादा हाई अलर्ट थे कि बआसानी जो है उन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर को टारगेट कर लिया। इसके अलावा एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि जिस दौरान आयतुल्ला अली खamenei के ऊपर जो ये हमला हुआ है, इस दौरान वो तेहरान में एक हसास किस्म की मीटिंग के अंदर थे, क्योंकि कशीदगी पहले से ही पाई जा रही थी, मिसाइलों के आने और जाने का सिलसिला पहले से चल रहा था। तो वहाँ पे एक इजलास जा रहा था ईरान की जो मेन गवर्नेंस बॉडी है उनके दरमियान, मुल्क की सिक्योरिटी को लेके, जिस दौरान तेहरान में उस मुकाम के ऊपर ये हमला किया गया। और यकीनी तौर पे रखी मुकम्मल तौर पे मौजूद थी अमेरिका और इसराइल के पास कि किस टाइम जो है ये इजलास होगा और उसके बाद किस टाइम जो है इसको अटैक किया जाए, इसलिए ये बआसानी टारगेट वो कर पाए। इस वक्त अगर आप पूरे खित्ते की सूरत हाल के हवाले से बात कर लेते हैं तो खित्ते के अंदर आप कह लें कि जो कुछ मेन कंट्रीज़ हैं वो कौन है? वो चाइना है, वो इंडिया है, वो पाकिस्तान है, ईरान है। और पाकिस्तान ईरान जो है, पाकिस्तान तो पहले ही बहुत अरसा दराज से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में लगा हुआ था, और पहले आपने ये देखा कि बुनियानुल मरसूस के क्या नताइज आए, और अब जब इसके बाद ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ शुरू किया गया, उसके भी नताइज एक ही दिन में आना शुरू हो गया। तीसरा चौथा दिन है, और किस तरीके से वहाँ पे तालिबान की सूरत हाल है वो भी आप अपनी मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर जा रहे हैं। तो इस वक्त पूरा खित्ता जो है वो एक आलमी जंग की तरफ जा रहा है, और खुदा न खास्ता अगर ये तीसरी बड़ी आलमी जंग हो जाती है तो उसके नताइज ना सिर्फ पाकिस्तान ईरान को भुगतने होंगे, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया को इसके नताइज भुगतने होंगे। और इस सब के पीछे कौन है वो आप भी जानते हैं कि कौन सा मुल्क जो है वो ये सब करवा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव आ रही हैं। बहुत से मासूम जानें जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं। ईरान की तरफ से जो है वो मिलिट्री
ایئر بیسز کو نشانہ بنایا گیا ہے، وہ ایئر بیسز ظاہر سی بات ہے امریکہ کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن امریکہ نے پورے خطے کے اندر مختلف ممالک کے اندر، جس میں دوحہ، قطر سمیت جو ہے وہ بحرین ہے، دبئی ہے، سعودی عربیہ ہے، وہاں پہ اپنے جو ہے وہ ایئر بیسز بنائے ہوئے تھے تاکہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو اس خطے کے اندر جاری رکھ سکے۔ اور جو ایرانی میزائل ہیں انہوں نے ان ایئر بیسز کو بھی نشانہ بنایا، جس کی بہت سی فوٹیجز جو ہیں وہ منظر عام کے اوپر آئی ہیں۔ اور ایران میں اس وقت اتنی افسوسناک قسم کی صورتحال ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد 40 دن کے سوگ کا حکم دیا گیا ہے کہ پورے ملک کے اندر 40 دن کا سوگ ہوگا ایران کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ 7 دن کی تعطیلات دی گئی ہیں، یعنی کہ 7 دن کی چھٹیاں دی گئی ہیں۔ اسکول اور کالجز کے اندر بھی چھٹیاں دی گئی ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ان کی ایک مکمل طور پہ کابینہ ہے جو کہ اپنے نیکسٹ لیڈر کا اعلان کرے گی، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران اس وقت سٹیپ بیک نہیں لے رہا اور بلکہ آگے بڑھ رہا ہے، اور پورے طریقے سے جو ایرانی آپ کے حکام ہے ایران کے، ان کی طرف سے یہ بیانات آ رہے ہیں کہ وہ پورے طریقے سے صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کا مکمل طور پہ مقابلہ کریں گے۔ دوسری طرف کہا یہ جاتا ہے کہ ایران اور پاکستان بھائی بھائی ہیں، جبکہ اس کا جو بڑا بھائی ہے پاکستان، اس کی بھی جنگ لگی ہوئی ہے افغانستان میں۔ لیکن ایک سوالیہ نشان ابھی بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر امریکہ اور اسرائیل نے ایران پہ اس وقت کیوں حملہ کیا، جب خطے کے اندر ایک آلریڈی جنگ ہو رہی تھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان۔ یہ بہت زیادہ سینسیٹیو پوائنٹ ہے، اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار میرے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ جو بھی مزید اپڈیٹس ہوں گی میں اس حوالے سے آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ اپنے میزبان شاذب بھٹی کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔